पारीवन कुलगाम में देर रात सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी, जिसके बाद यहां मुहासरा किया गया और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 3 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की खबर है। इस बीच जैश मोहम्मद ममनुआ तंजीम से वाबस्ता और 2018 से सरगर्म एक मिलिटेंट बाबर भी हलाक हुआ है। शहीद पुलिस एहलकार की शिनाख्त रोहित कुमार साकिना जम्मू के तौर पर हुई है, जो कि कुलगाम पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहा था। इस दौरान फौज से वाबस्ता 3 एहलकारों को श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में इलाज और मुआवजे के लिए दाखिल किया गया है। जख्मी फौजी एहलकारों की शिनाख्त सिपाही अर्जुन सिंह, सुखदीप सिंह और अमरजीत के तौर पर हुई है। इस झड़प में 2 शहरी भी जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के महलूक पुलिस एहलकार को पूरे सरकारी एजाज के साथ पुरनम आंखों से विदा किया गया। इस मौके पर पुलिस लाइंस कुलगाम में पुलिस के आला अफसरान की मौजूदगी में उसे आबाई घर रवाना किया गया। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर, सबसे पहले ये बताएं, जख्मियों की हालत इस वक्त कैसी है? देखिए मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताऊं कि जो जख्मी हैं उनकी हालत बिल्कुल मुस्तहकम है। जो आम शहरी थे उन्हें मामूली चोटें आई थी, जबकि जो फौजी एहलकार थे उन्हें कल शाम ही बजरिए चॉपर जो है 92 बेस हॉस्पिटल जो है आर्मी का श्रीनगर में, वहां पे इलाज मुआवजे के लिए दाखिल किया गया था। और जो महलूक पुलिस एहलकार हैं उन्हें बाकायदा तौर जो है सरकारी एजाज के साथ जो है पूर्णम आंखों से विदा किया गया और उन्हें पुलिस लाइंस में और यहाँ पे आला पुलिस ऑफिसरान की मौजूदगी में अपने आबाई घर जो है वो रवाना किया गया है। और इस हवाले से एक रेसलिंग सेरेमनी भी यहाँ पे कल शाम ही मुनक़द हुई, जिसमें जनूबी कश्मीर के DIG SSP कुलगाम मौजूद रहे और आला जो भी पुलिस ऑफिसरान है वो यहाँ पे मौजूद रहे। कुल मिलाकर ये जो पारीवन वाली झड़प है इसमें यही तफसील है कि जो जैश मोहम्मद से वाबस्ता पाकिस्तानी मिलिटेंट जो बाबर हैं, बाबर भाई, जो 2018 से सरगर्म था पूरे कुलगाम और शोपियां की अगर हम बात करें तो वो इस झड़प में मारा गया है और इसके कब्जे से जो है भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। इसके अलावा जो महलूक पुलिस एहलकार हैं रोहित कुमार छिब, वो भी इस जो है ऑपरेशन में है, जो है वो मोर्टियरडम अचीव उन्होंने किया है। जी मुनज़्ज़ा, शहीद हुए एहलकार के आखिरी रस्मात के हवाले से कोई जानकारी? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जैसा कि आपको खुद भी पता है कि जो जम्मू श्रीनगर जो शाहरा है, कौमी शाहरा, कुछ दिनों से बंद पड़ी थी, लेकिन उनके लिए जो है बिल्कुल कल शाम ही उन्हें बाज़ाब्ता तौर जो है रेसलिंग के बाद उन्हें रवाना किया गया है और उनकी आखिरी रसूमात जो भी होंगी वो उनके आबाई घर जो है वहाँ जो जम्मू में है वहाँ पे अंजाम दी जाएंगी और उन्हें बाज़ाब्ता तौर जो है सरकारी एजाज के तौर पे जो है वो रवाना किया गया है जम्मू की तरफ। जी मुनज़्ज़ा। ज़हूर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। अलवर में जहनी तौर पर माजूर नाबालिग बच्ची से मुबैना जिनसी ज्यादती के मामले में पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस मुलजिमीन की तलाश कर रही है। CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को बच्ची के एक जगह पैदल चलने के सबूत मिले हैं, लेकिन उसके आगे की कड़ी नहीं मिल पा रही है। पुलिस बज़ाहिर इसे आबरूरेजी का मामला मान रही है, लेकिन उसका कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी तस्दीक होगी। बुध के रोज जख्मी बच्ची अलवर में सदमे की हालत में मिली थी, जहां से इलाज के लिए उसे जयपुर लाया गया था। JK लोन अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची का ऑपरेशन किया। अब उसकी हालत मुस्तहकम है। बच्ची का इलाज किस तरीके से यहाँ पर संतुष्टिपूर्ण किया जा रहा है? कल जब बच्चा रात को आया था तो कल सुबह ही, डेट तो कल की थी, तो बच्चा वो काफ़ी शौक में था, इरिटेबल था, कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं था, ब्लीडिंग हो रही थी। तो उस सबको हमने चेक किया, उसकी पैकिंग वगैरह की, उसके बाद उसको स्टेबल किया ताकि हम उसको ऑपरेशन के लिए ले सकें। और करीब 11 बजे तक बच्चा स्टेबल हो गया था। उसके बाद इसका ऑपरेशन किया गया और 2-2:30 बजे तक ऑपरेशन चला। उसके बाद बच्चा थोड़ा बेहोशी का असर रहता है 2-3-4 घंटे। शाम तक बच्चा काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था 5-6 बजे तक। उसके बाद नाइट में भी बच्चा काफ़ी कंफर्टेबल रहा और अभी बच्चा ठीक है।
कुछ ओरल वगैरह कुछ देना शुरू किया? वो ओरल अभी नहीं दे पाया क्योंकि अभी उसका बाउल मूवमेंट्स जो हमने ऑल्टरनेट रास्ता पेट पे बनाया है उससे अभी लैट्रिन आना शुरू नहीं हुई है। तो जैसे ही उससे स्टूल वगैरह आना शुरू हो जाएगा हम मुंह से शुरू कर देंगे। हम इसमें कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहते। देखो, घटना दुखदायी थी। समय पर उसको यहाँ अस्पताल में भर्ती करा दिया, डॉक्टरों ने उसका सफल ऑपरेशन कर दिया और निश्चित रूप से वो खतरे से बाहर है। और जो भी SIT बना दी सरकार ने, और निश्चित रूप से जो भी दरिंदे हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी, ऐसी संभावना है। जयपुर से हमारे नुमाइंदे अरबाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, 14 साल की मासूम बच्ची के साथ ये इस तरह का दिलखराश वाकया पेश आया है। सबसे पहले तो ये बताएं कि बच्ची की हालत इस वक्त कैसी है? जी बिल्कुल मुनज़्ज़म, मैं बता दूं कि अभी जैसी हमारी बातचीत हुई डॉक्टर अरविंद शुक्ला से जो इस पूरे केस को हैंडल कर रहे हैं, उनका कहना है कि बच्चे की जो तबीयत है वो अब स्टेबल है और स्टेबल होने के बाद में जो ऑपरेशन किया गया था उसको लेकर के सुधार के हालात देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी इस चीज को लेकर के एकदम से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके इम्पैक्ट देखने को पड़ सकते हैं। ऐसे में फिलहाल ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। जो पूरी मेडिकल टीम है बारीकी से निगाह बनाए हुए हैं, लगातार हेल्थ बुलेटिन जो है इसके रिलीज किए जा रहे हैं बच्चे के। और फिलहाल जो पुलिस है ये कोशिश कर रही है कि जो काउंसलिंग के जरिए, बातचीत के जरिए बच्चे से कुछ जानने को मिल जाए, क्योंकि 42 घंटे इनको लगातार खंगालते हो गए हैं इस पूरे इलाके को, जहाँ पर 25 किलोमीटर के दायरे में करीब 300 से ज्यादा CCTV जो फुटेज है वो खंगाल दिए गए हैं। SIT एक अलग से बनाई गई है। पूरी जो राजस्थान का जो एक तरह से देखा जाए पुलिस महकमा है इस पूरे मामले पर अपनी ताकत झोंके हुए है कि उन दरिंदों का पता लगाया जा सके जिसने इस बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि घिनौनी हरकत को अंजाम तक पहुंचाया। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए। 3.5 लाख रुपए का पैकेज स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। करीब 5 मिनिस्टर यहाँ पर लगातार पहुंच चुके हैं, लेकिन जो बीजेपी है वो लगातार हमलावर हो गई है। ये एक पॉलिटिकल इशू बन गया है राजस्थान में। जो साबिक वजीर आला है राजस्थान की वसुंधरा राजे, उन्होंने कहा है कि राजस्थान इस तरह की घटना से शर्मसार हो गया है। कांग्रेस सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो भी इसके जिम्मेदार है उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजे, बच्ची को इंसाफ दिलाएं। फिलहाल बीजेपी की एक टीम आज दोपहर जो है यहाँ पर JK लोन हॉस्पिटल पहुंचेगी, जहाँ पहुंच करके बाकायदा वो तमाम हालात का जायजा लेगी और जो परिजन है, जो वालिदैन है इस बच्ची के, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेगी। करीब मेडिकल के बाद में 16 साल की उम्र इस बच्ची की बताई जा रही है, जो गूंगी और बहरी है। अभी स्थिति ये है कि इसको अभी लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है और जो इसकी मेडिकल जांचें हैं उन सारी चीजों का बहुत बारीकी से मुआयना किया जा रहा है। हालांकि जो राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर हैं प्रसादी लाल मीणा, वो खुद लगातार जो है उन डॉक्टर के संपर्क में है। उनका कहना है कि हम अभी इस स्थिति में हैं कि ये कह सकते हैं कि बच्ची खतरे से बाहर है और तमाम जो जरूरत है, तमाम जो इलाज की जो भी खर्च आएगा तमाम स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसको खर्चा करेगी। तमाम चीजों के लिए उन्हें कह दिया गया है। फिलहाल एक बड़ा जो है सवाल पुलिस की उस कारगुजारी पर है जो पिछले 42 घंटे में उसने की, क्योंकि उसके पास में अगर देखा जाए उसको 300 CCTV फुटेज में सिर्फ एक फुटेज में बच्ची ही अकेली कहीं जाती हुई देखने को मिली। अभी तक वो लोग कहीं पकड़ में नहीं आए हैं, जिनकी संख्या 2 से ज्यादा एक ग्रुप में बताई जा रही है कि वो और भी हो सकते हैं। और उन लोगों ने जिस नुकीली धारदार चीज का इस्तेमाल करके इसे जख्मी किया, उन तमाम चीजों की बरामदगी अभी बाकी है। जिस फ्लाईओवर से इसको फेंका गया वहां भी पुलिस के हाथ में भी कुछ नहीं लगा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा मामला है। पूरा राजस्थान और देश के कई हिस्से इस मामले पर निगाह बनाए हुए हैं कि इसमें राजस्थान पुलिस क्या नतीजा लाती है और कब तक इन दरिंदों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजती है। जी अरबाज, वहीं 3 सस्पेक्ट्स की भी बात सामने आई थी। देखिए, अभी पुख्ता तौर पे कुछ कहा जाना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस ने अपनी तफ्तीश का जो दायरा है वो बहुत लंबा चौड़ा किया है। उसमें जो सस्पेक्ट है उसमें और भी ज्यादा हो सकते हैं। अभी और भी कई इलाकों में बातचीत की जा रही है, लोगों की काउंसलिंग करने की कोशिश की जा रही है। एक जो बातचीत करने वाले होते हैं, जो गूंगे बहरे बच्चों से बातचीत करते हैं, मुख बधिर बच्चों से, कि इशारों से, कि वो बच्ची की काउंसलिंग करके उससे कुछ थोड़ा सही तस्दीक करें कि जो तफ्तीश को किस सिमत लेकर के जाया जाए, किस दिशा में लेकर के जाया जाए, तो सही उनको थोड़ा और मिल सकेगा। हालांकि जो सस्पेक्ट बताए गए हैं उनको लेकर के तफ्तीश करके बातचीत करके ये कोशिश की जाएगी कि कैसे सही डायरेक्शन जो है इस जांच को पहुंचाया जाए,
क्योंकि अभी भी उस इलाके के आसपास के करीब करीब 25 किलोमीटर की रेडियस में पुलिस ने अपनी पूरी टीम लगाई हुई है और भी बहुत सी कुछ चीजें हैं जो सामने आई है। हालांकि वक्त रहते पुलिस का उसका खुलासा करेगी, लेकिन जब तक जो गुनाहगार हैं वो गिरफ्तार नहीं हो जाते, इन तमाम तरह के सवालों को लेकर के विपक्ष को भी अगर देखा जाए तो हमलावर होना पड़ेगा। सरकार पे दबाव जिस तरह से बनाया जा रहा है वो हो सकता है कारगर साबित हो, बिल्कुल लेकिन अरबाज, सरकार और की भी बीजेपी जिम्मेदारी हमलावर हो रखी है और प्रियंका के दौरे के हवाले से भी बीजेपी जो है तनकीद कर रही है। जी बिल्कुल। आज देखिए जो कल राजस्थान के ही रणथंभौर में प्रियंका गांधी जो है अपना एक तरह से देखा जाए यौम पैदाइश मना रही थी अपने परिवार के साथ में, तो यूपी इलेक्शन से फुर्सत में आकर के वो राजस्थान में आती हैं। राजस्थान की पूरी कांग्रेस उनकी तरफ निगाह रखती है और उनकी मौजूदगी में एक ऐसी घटना जो कि पूरे हिंदुस्तान में सवाल खड़ा कर देती है वो हो जाती है, तो एक बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है एक नेशनल लीडर के लिए कि वो जो पूरे मुल्क में बच्चियों की हिफाजत के लिए महिलाओं की बात करती हैं, उनकी मौजूदगी में उनकी पार्टी की गवर्निंग स्टेट में ऐसी घटना हो जाती है तो जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनको करनी थी लेकिन वो उन्होंने रद्द कर दी। अब वो कब होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका इंतजार लोगों को रहेगा। और एक बड़ी तरह से देखा जाए घटना है राजस्थान के लिए और कांग्रेस के नेताओं के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कैसे एक अच्छे स्टेट में अच्छी सरकार का जो एक अगर देखा जाए मैसेज देना चाहते हैं तो वो उन्हें जल्दी ही यहाँ पर कुछ न कुछ नतीजे भी देने होंगे। जी अरबाज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची की जाएगी। ख्याल रहे कि बीजेपी की कोर कमेटी की मैराथन मीटिंग हुई थी, लेकिन अभी तक यूपी इलेक्शन के ताल्लुक से हतमी फैसला नहीं लिया जा सका है। बीजेपी के लीडरान भी पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में कई मसाइल ऐसे हैं जिसका हल निकालना जरूरी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूपी असेंबली इंतखाबात, अपना दल, निषाद पार्टी और बीजेपी के दरमियान सीटों की तकसीम। बीजेपी और अपना दल 14 और निषाद पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जराए के हवाले से आपको यह खबर बता रहे हैं, यूपी असेंबली इंतखाबात में अपना दल, निषाद पार्टी और बीजेपी के दरमियान सीटों की तकसीम के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। बीजेपी और अपना दल 14 और निषाद पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जहां एक तरफ बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग जारी है, वहीं इस बीच आपको अहम अपडेट बता दें, अपना दल, निषाद पार्टी और बीजेपी के दरमियान सीटों की तकसीम के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। बीजेपी, अपना दल 14 और निषाद पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, मीटिंग जारी है और इस बीच ये खबर सामने आ रही है, अपना दल, निषाद पार्टी और बीजेपी के दरमियान सीटों की तकसीम हुई है। देखिए, आपको बता दूं कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है और ये जो बैठक है वो हाइब्रिड तरीके से हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हैं। इसके अलावा जो बाकी जो नेता हैं चुनाव समिति के, वो फिजिकली बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, मंथन हुआ और उसके बाद आज की बैठक में तकरीबन 2 फेज के उम्मीदवारों के नामों पर आखिरी फैसला जो है वो सीईसी लेगी। लेकिन सबके बीच जो बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं कि अपना दल और निषाद पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन तकरीबन तय कहा जा सकता है। अपना दल को 10 से 14 और निषाद पार्टी को 14 से 17 सीटों पर लड़ने पर फैसला हो चुका है। ये जो संख्या है, इस संख्या को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि कुछ नेता जो अपना दल और निषाद पार्टी के होंगे वो बीजेपी के सिंबल से लड़ेंगे। चूंकि बीजेपी चुनाव के समय में किसी तरह का कोई नाराजगी अपने सहयोगी पार्टियों के साथ नहीं झेलना चाहती है। यही वजह है कि जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो जल्द से जल्द तैयार कर लिया गया है। इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो जल्द कर दी जाएगी। जी। वहीं निषाद पार्टी और अपना दल को जिस तरह से सीटें दी गई है, कोशिश बीजेपी की ये है कि कोई हलीफ जमात, कोई अलायंस जो है नाराज ना हो जाए। ऐसे में कितना फायदा इन दोनों पार्टियों से बीजेपी को होने जा रहा है?
देखिए इन दोनों पार्टियों का अपना महत्व है, अपने क्षेत्र में इसका अपना प्रभाव है। ऐसे में चूंकि अपना दल से पुराना गठबंधन बीजेपी का रहा है, तो बीजेपी चाहती है कि जो भी इनके सहयोगी पार्टी हैं, सहयोगी दल हैं, सहयोगी नेता हैं, उनसे किसी तरह की नाराजगी इस चुनावी बेला में ना मोला जाए। और यही वजह है कि जो है वो एक जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसको जल्द से जल्द तैयार कर लिया गया है। सभी को एक साथ मिलकर एकजुट होकर के बीजेपी जो है इस चुनाव में जाना चाहती है। अनु, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल के इम्कान है। आज भी कई बीजेपी अरकान असेंबली के बीजेपी छोड़ने का दावा किया जा रहा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की रिहाइशगाह पर बीजेपी छोड़ने वाले अरकान असेंबली जमा होंगे। आज अपने सभी हमनवाओं के साथ मीटिंग के बाद अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ लीडरान और भी हैं जो पार्टी छोड़ देंगे। वहीं शिवसेना पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने यूपी इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी में किसी भी जमात के साथ मफाहमत नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि यूपी इंतखाबात के तनाजुर में किसान लीडर राकेश टिकैत से मुलाकात की जाएगी। आइए सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश की ताजा सूरत हाल पर उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा है। हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसी देखो, हम बीजेपी से गठबंधन नहीं कर रहे, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी के साथ हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। तो टिकैत साहब से मैं मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, उनसे जानकारी लूंगा वो क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में और देश में। हम देश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरी जानकारी जो है कि संयुक्त किसान मोर्चा या टिकैत साहब राजनीति में सक्रिय नहीं होते, लेकिन किसी मंच पर नहीं जाते। लेकिन हम किसानों का आशीर्वाद हमें जरूर चाहिए। अगर हम यूपी में लड़ना चाहते हैं तो हम टिकैत साहब से बात करेंगे जाकर। यूपी में जमीनी हकीकत कुछ अलग है, मंत्री विधायक छोड़कर जा रहे हैं और भी जाने वाले। अब देखिए, मुल्क में कोरोना की रफ्तार तेज तर है। रोजाना कई फीसद इजाफे के साथ कोरोना फैल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 84,000 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। बताते चलें कि मल्टिक में 11 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं और उसमें रोजाना इजाफा देखने को मिल रहा है। 154.61 करोड़ को अब तक कोरोना का टीका दिया जा चुका है। रिकवरी रेट 95% से जारी है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों की तादाद में जहां तेजी से इजाफा होता जा रहा है, वहीं हुकूमत के जरिए कोरोना के बढ़ते मामलात के बीच अस्पतालों में किए गए इंतजामात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान भी छिड़ गई है। हुकूमत के जरिए रियासत के सभी अजला में कोरोना मरीजों के इलाज का बेहतरीन इंतजाम किया जाए और 1 माह की दवा का स्टॉक रखने का दावा भी किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के दावे को सब्जबाग से ताबीर किया है। कांग्रेस का इल्जाम है कि रियासत में 20 जिलों में आईसीयू बच्चों के बेड तक का इंतजाम नहीं किया गया है। जिनको अब वैक्सीन लग रहा है और वो कब तक लगेगा वो अलग बात है। तो ये पर्याप्त 20 जिलों में बच्चों के बेड पर्याप्त नहीं है। अगर इस तरह के पिछली बार के अनुभव को हम 20 जिलों में बच्चों के बेड आईसीयू के कंप्लीट नहीं है, केवल सब्जबाग हैं। आप हमने हमारी सभी चिकित्सीय व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया हुआ है। हमारे बिस्तरों में जो वृद्धि करनी थी वो हमने कर ली है। पीडियाट्रिक वार्ड हमारे बन गए हैं
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन स्टोरेज, इन सब पर हमने पूरी तरह से काम कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी के रुकने असेंबली मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। एक और झटका बीजेपी के लिए यूपी में। आपको बता दें, यूपी के इंतखाबात करीब है, ऐसे में बीजेपी को झटका लगा है। 7वें रुकने असेंबली ने इस्तीफा दे दिया है। मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। जहां एक तरफ बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग जारी है, टिकटों के हवाले से फैसला जारी है, वहीं बीजेपी लीडरान का पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। आपको बता दें, मुकेश वर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, 48 घंटों के दौरान 7वें बीजेपी लीडर रुकने असेंबली ने इस्तीफा दे दिया है। मुकेश वर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी को लगातार यूपी में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, 48 घंटों के दौरान 7वें रुकने असेंबली ने भी इस्तीफा दे दिया है। रुकने असेंबली मुकेश वर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सोम प्रसाद मौर्य और उनके हामियों ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। आगे बढ़ते हैं। कानपुर एचपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के तलबा ने 17 जनवरी से कैंपस में होने वाले इम्तहानात के खिलाफ एहतजाज किया और मुजाहरा करते हुए इम्तहानात को आगे बढ़ाने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि कैंपस में कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन तहकीकात नहीं हो रही है। तलबा इम्तहानात की तारीखों में तौसी का मुतालबा कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना की तेज रफ्तार मरकज और रियासती हुकूमतों के लिए तशवीश का बाइस है। कोरोना के यौमिया नए मामलों की बढ़ती तादाद के तनाजुर में हर आने वाले दिन गुजरने वाले से बदतर मालूम हो रहा है। नए मामलों में उछाल से आवाम का दिल बैठा जा रहा है। महाराष्ट्र, मकरबी बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में कोरोना और उसके नए वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाब, छत्तीसगढ़, आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में भी कोरोना के नए मामलों में इंतजामी सतह पर खलबली मची हुई है। मौजूदा सूरत हाल और आइंदा के चैलेंज से निपटने के लिए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी रियासतों के वज़ीर आला के साथ बातचीत करेंगे। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के पेश नजर गुज़िश्ता दिनों वजीर-ए-आजम ने जिलाई सतह पर सेहत के बुनियादी ढांचे को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया और उन्होंने इस सिलसिले में अफसरान को रियासतों के साथ तालमेल रखने की भी बात कही। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।